अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 2023, जो कि तिरुवनंतपुरम यानी केरल में संपन्न हुआ है। आपको याद रखना है, फ्रिंजेक्स 2023 किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है फ्रिंजेक्स 2023। भारत और फ्रांस की दोस्ती को संपन्न हो चुके हैं 25 वर्ष। वहीं अगर हम अन्य सैन्य अभ्यास की बात करें भारत और फ्रांस के बीच जो होते हैं, उसमें है वरुण, जो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। उसके बाद है गरुड़, जो भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच होता है। उसके बाद है शक्ति, जो भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच होता है। याद रखना है वरुण, गरुड़ और शक्ति का नाम। वहीं अभी हाल ही में वरुण सैन्य अभ्यास हुआ है, 16 जनवरी 2023 को हुआ था। भारत और फ्रांस की सेना के बीच होता है वरुण सैन्य अभ्यास, याद रखना है। ये एक नौसेना अभ्यास है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत होती है 1993 में और 2001 में इसको नाम दिया जाता है वरुण। वहीं भारत और फ्रांस के आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो शुरुआत हुई है वो वर्ष 2015 में हुई है। याद रखना है, भारत और फ्रांस के आपसी सहयोग से वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत हुई है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसलिए इस प्रश्न को याद रखना है। 12 से 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ युवा लेखक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। याद रखना है, वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष है भारत और भारत मेजबानी करने वाला है। शंघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन की कहाँ पर? नई दिल्ली में। याद रखना है, शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना होती है 15 जून वर्ष 2001 में। वर्तमान में इसके सदस्य की बात करें तो वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं। याद रखना है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की बात करें तो इसमें है भारत, काजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है, तो आपको बताना है डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है। ये आपके लिए प्रश्न है। तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल है डोगरी भाषा। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं। इसमें है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी। तो डोगरी भाषा में भी अब मिलेगा संविधान। इन भाषाओं में से 14 को प्रारंभ में संविधान में शामिल किया गया था। बाकी जो सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया है, याद रखना है सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया है। जबकि इसके बाद 3 और भाषाओं जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में शामिल किया गया है। और इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और जो संताली भाषा है उससे 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। यानी जो डोगरी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। कब? वर्ष 2003 में शामिल की गई है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र में 2004 को प्रकाशित किया गया था। तो याद रखना है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की
प्रशंसा व्यक्त की है। आपको बताना है भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो ये वर्ष था 2016, यानी 2016 से शुरू होती है भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 13 जनवरी 2016 से शुरू हुई थी भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रशासन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर श्री तेग बहादुर जी को नमन किया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सिखों के 9वें गुरु थे और उनका पहला नाम त्यागमल था। याद रखना है, त्यागमल किसका नाम है? वो है गुरु तेग बहादुर जी का। गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे और इनके जो पिता हैं वो 8वें गुरु थे और इनके पिता का नाम था हरगोविंद सिंह और माता नानकी। सिखों के 8वें गुरु थे हरगोविंद सिंह। उसके बाद इनके पुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी बनते हैं 9वें गुरु और उसके बाद 10वें गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि खालसा पंथ की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में होती है। याद रखना है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की जाती है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वहीं 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी बहुत ही मजबूत थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया। याद रखना है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैक्स सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो वो है केरल। अभी हाल ही में भारत में बीटल की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जिससे भारतीय प्रजातियों में कुल संख्या बीटल की हो चुकी है 12। याद रखना है, 12 प्रजातियां हो चुकी हैं बीटल की भारत में। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो हर्षल पटेल बन चुके हैं। किस खिलाड़ी ने टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बना लिया है? तो वो हैं राशिद खान। हाल ही में 3 पॉलिटिकल पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा जो पहले मिला था, अब वो उन्हें खो दिया है। वो 3 पार्टियां कौन सी हैं? वो हैं एनसीपी, याद रखना है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की है, और सीपीआई-एम, ये भी आपको याद रखना है। एनसीपी शरद पवार की, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और सीपीआई-एम, इन 3 पार्टियों ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है और अब जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं और 6ठी राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। याद रखना है। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ, हर अपडेट सबसे पहले आप तक।